कि मैटर क्या होता है, लिक्विड सॉलिड गैस कैसे बिहेवियर करते हैं, और पार्टिकल्स का नेचर क्या होता है, मैटर कहते किसको है, ये सारी चीजें हमने समझी थी। अब आपके बुक्स में अगला जो टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर, और मुझे लगता है कि ये बहुत कॉमन चीज है स्टेट ऑफ मैटर, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को। ओके, स्टेट ऑफ मैटर बेसिकली तीन ही होते हैं, देखा जाए तो वैसे अब तीन से ज्यादा भी होते हैं, उसमें एक दो और जोड़ लीजिएगा। तो पहला जो हमारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड सॉलिड, सबको पता है। देन अगेन लिक्विड, देन अगेन गैस, ठीक है। नेक्स्ट टू, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ये बेसिकली एनर्जी का पार्ट है। और फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, यस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये इन दो को हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हमारा सारा फोकस इन्हीं तीनों पर रहने वाला है, ठीक है। सो देखते हैं इसमें क्या लिखा है, observe different type of matter around you. What are the different state? We can see that matter around us exists in three different states: solid, liquid and gas, and these state of matter arise due to the variation in the characteristic of the particle of the matter. Now let's study about property of these three state of the matter in detail. यानी हम अपने आसपास क्या देखते हैं, आप किसी भी चीज को देखिए, ये चीजों को, इसको तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, बट इन तीनों चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं। हम सॉलिड को ऑब्जर्व करते हैं, हम लिक्विड को ऑब्जर्व करते हैं, हम गैस को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। ये पेन क्या है, ये सॉलिड है। आपके मुंह में जो सलाइवा है या वाटर जो पीते हैं वो क्या है, लिक्विड है। आपका ब्लड क्या है, लिक्विड है। और जो हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं, ये क्या है, ये गैस, दिस इज द गैस। ओके, क्या दिया है इसमें, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ पेन बुक, और इसमें आप लोगों को समझना है तो सॉलिड लिक्विड गैस हमारे बचपन से हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि सॉलिड लिक्विड गैस का, बट सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सो ऑल अबव एग्जांपल ऑफ द सॉलिड लिक्विड गैस, और ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब आपसे एक चीज पूछा जा रहा है कि व्हाट अबाउट रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। यहां पर ये भी बोला जाता है कि, अब देखिए यहां पर लिखा है all above are the example of solid. We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume, that is have negligible compressibility. Solid have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. ये सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक ये बताई गई है कि सॉलिड को अगर आप फोर्स लगाते हो ना तो वो अपने शेप को मेंटेन करके रखता है। और जितनी भी सॉलिड चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसको देखो कि क्या उसका शेप चेंज हो जाता है इजीली, यहां से यहां यही बात कही गई है। और सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है, अपने शेप को चेंज नहीं करता है। तो जो अपने शेप को चेंज ना करे उसी को हम तो रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो बेसिकली सॉलिड इज अ कॉल्ड रिजिड बॉडी। अब सॉलिड में आप पत्थर है, लोहा है, ये पेन है, हड्डी है, वॉट एवर थिंग यू नो वेरी वेल, है ना, व्हाट इज द सॉलिड। ओके, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट। हाँ, अब पूछा है कि व्हाट अबाउट रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। अब ये एक बात आ रही है कि सर जो चीज अपने शेप को चेंज ना कर सके प्रेशर देने के बावजूद भी या स्ट्रेच करने के बावजूद भी, उसी को हम सॉलिड बोलते हैं। तो रबड़ के बारे में क्या बोलेंगे, क्या रबड़ फिर सॉलिड नहीं है, सॉलिड नहीं है तो लिक्विड होगा या गैस होगा, और रबड़ तो स्ट्रेच हो जाता है, तो हम बोलेंगे नहीं, रबड़ तो सॉलिड है, राइट। तो रबड़ पर एक अच्छा खासा फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाकर रबड़ या तो स्ट्रेच होगा या कंप्रेस होगा। तो रबड़ भी एक रिजिड बॉडी ही होता है एक तरह से, लेकिन इसमें क्या है कि एक कोई थिन बाउंड्री लाइन नहीं है, ये चीज एकदम से सॉलिड, ये चीज एकदम से लिक्विड। तो रबर की बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और उसमें वेरिएशन होने की वजह से रबड़ रबड़ जैसा होता है, उसकी इलास्टिसिटी बाकी चीजों के मुकाबले में कम या ज्यादा हो सकती है, इसलिए रबड़ जो है वो अपने शेप को चेंज कर लेता है फोर्स लगने के बावजूद। लेकिन आगे बढ़ते हैं, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट। तो शुगर एंड सॉल्ट क्या, वो भी तो शेप चेंज कर लेता है। एक हमने हथौड़ा मारा और शुगर के जो मोटे मोटे दाने वो बारीक हो जाते हैं, शेप चेंज हो गया। When kept in the different jar, these take the shape of the jar. Are they solid? अब यहाँ पर जो छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, लिक्विड जिस बर्तन में डालेंगे, जिस कंटेनर में डालेंगे, उसी के फॉर्मेट को वो ले लेते हैं, उसी के शेप को ले लेते हैं। तो फिर नमक के बारे में क्या कहेंगे, शुगर के बारे में क्या कहेंगे, बोतल में डालेंगे बोतल का शेप हो जाएगा,
क्यूबिकल बोतल में डालेंगे क्यूबिकल हो जाएगा, सिलेंड्रिकल में डालेंगे सिलेंड्रिकल हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब हुआ कि ये लिक्विड है? ये सोचने वाली बात है। नहीं, लिक्विड तो नहीं है, सॉलिड है। अच्छा, व्हाट अबाउट द स्पंज? इट इज अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। तो स्पंज जो जो सोखता होता है, वो स्पंज जो होता है वो भी तो कंप्रेस हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। तो क्या मैं इसको भी क्या बोलूं कि ये जो है फिर भी ये सॉलिड है? हाँ, फिर भी ये सॉलिड है। तो इसका मतलब है सॉलिड लिक्विड गैस की जो हमें डेफिनेशन कुछ थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो पहले पढ़ा था कि सॉलिड अपने शेप को चेंज नहीं करता है, लिक्विड को जिस कंटेनर में डालेंगे उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। बट यहाँ पर उसका मैं उल्टा देख रहा हूँ, नमक चीनी ये चीजें सॉलिड है, बट जिस कंटेनर में डालेंगे उसी का शेप ले लेगा। रबर सॉलिड है बट ये शेप चेंज कर लेता है, राइट? स्पंज शेप चेंज कर लेता है। तो इसका मतलब हमें एक नया डेफिनेशन चाहिए। तो चलिए उस नए डेफिनेशन पे बात करते हैं। ऑल अबव और सॉलिड, ये सारे के सारे क्या है? सॉलिड है, राइट? ये सारे के सारे सॉलिड है। रबर बैंड चेंज शेप अंडर द फोर्स एंड रीगेन द शेप सेम शेप व्हेन कलेक्ट द फॉलोइंग। सॉरी, ये थोड़ा सा अलग हो गया कि रबर बैंड जो है जब इस पे आप फोर्स लगाते हो तो ये शेप को चेंज करता है, फोर्स रिमूव करते हो ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। एंड दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ रबर, ये इलास्टिक होता है। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट्स ब्रेक, और बहुत ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो ये ब्रेक कर जाता है। ये आपको पता है, रबर बैंड को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर देंगे तो टूट जाएगा, लेकिन कुछ स्ट्रेच करने पर ये अपने आप को चेंज जरूर कर लेता है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और salt crystal remain fixed whether we take it in our hand, put in a plate or in jar। ये बोला जा रहा है कि भाई ठीक है, आपने सर बताया कि टोटलिटी में तो ये जो है ये शुगर को या सॉल्ट को हम जिस कंटेनर में डाल रहे हैं उस कंटेनर का शेप ले लेता है, बट इंडिविजुअल लेवल पर शुगर जो है उसके हर एक छोटे छोटे पार्टिकल जो है, क्रिस्टल जो है वो क्यूब शेप के होते हैं, वो क्यूब ही रहते हैं, वो सॉलिड में नहीं आ जाते हैं। यानी आप देखेंगे कि अगर उसको जार में भी भर रहे हैं आप तो शुगर और शुगर के बीच में गैप होता है, और इसके कंपैरिजन में जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं निहायत ही छोटे होते हैं, तो हमें पता ही नहीं चल पाता है। बट इसके बावजूद भी ये सॉलिड ही है, लिक्विड नहीं है, राइट? सॉलिड लिक्विड गैस का हम एक डिफरेंट डेफिनेशन देखेंगे जो कि किसी भी सिनेरियो पर फेल नहीं होगा। हमने निचले क्लासेस में जो चीजें पढ़ी है कि सॉलिड जो है वो शेप चेंज नहीं करता है, बट लिक्विड शेप चेंज कर लेता है, जिस कंटेनर में डालते हैं उस कंटेनर का शेप ले लेता है, बट यहाँ पर वो चीजें फेल हो रही है। तो एक नई डेफिनेशन की जरूरत है और उसी को हम पढ़ने वाले हैं। यहां पर बोला गया कि स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल इन विच एयर इज ट्रैप्ड, व्हेन वी प्रेस द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। यानी स्पंज जो होता है उसके अंदर एयर होता है, उसके अंदर छेद होता है, उसमें एयर होता है। जब हम उसको कंप्रेस करते हैं एयर बाहर निकल जाता है और उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, कम हो जाता है। एयर बाहर, वॉल्यूम कम। तो ये जब हम फोर्स करते हैं तो ऐसा होता है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो लिक्विड है। तो चलिए फिर सॉलिड लिक्विड गैस का नया डेफिनेशन क्या होगा उसको हम देखेंगे। तो इससे पहले एक एक्टिविटी की गई है, ये बोला गया है कि वाटर कुकिंग, यहां पर देखिए, वाटर कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, पुट 50 ml मार्क इन दिस कंटेनर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम अ लैबोरेटरी। यानी ये सारी चीजें लीजिए, वाटर ले लीजिए, कुकिंग ऑयल ले लीजिए, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सारे के सारे लिक्विड है एज यू ऑलरेडी नो। इन सबको 50 एक कंटेनर में डालकर 50 ml मार्क करिए और मेजर करिए। व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर? अगर ये लिक्विड जो है फ्लोर पे आ गया तो क्या होगा? Measure 50 ml of any one liquid and transfer into different container one by one. Does the volume remain the same? क्या वॉल्यूम उन दोनों का सेम रहेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल सेम रहेगा। वॉल्यूम तो किसी चीज का चेंज नहीं हो सकता है, वॉल्यूम सेम रहेगा। आप उनको किसी कंटेनर से किसी कंटेनर में डाल देंगे, जो वॉल्यूम रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। ओके, जो उसकी डेंसिटी रहेगी वो भी सेम रहेगी। नेक्स्ट, when you pour the liquid from one container into another container, does it flow easily? हाँ, easily flow कर जाएगा। as compare to चीनी और नमक के तो बिल्कुल easy flow कर जाएगा। आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में नमक डालते हैं तो नमक और चीनी में कुछ फ्रिक्शन मिलेगा, कुछ रेजिस्ट करेगा, एक अच्छा खासा आप ऐसा स्लोप देंगे तब जाके चीनी और नमक आएगा। लेकिन तेल, लिक्विड, थोड़ा सा ऐसा स्लोप देंगे वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत इजीली हो जाता है। ओके, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव We observe that liquid have no fixed shape but have fixed volume। अब यहां पर हमने ऑब्जर्व किया कि भैया लिक्विड में जो है कोई फिक्स शेप तो नहीं होता है बट फिक्स वॉल्यूम होता है। खैर वॉल्यूम तो सबका फिक्स होता है, ठीक है, हाँ, लेकिन स्पंज का क्या वॉल्यूम फिक्स था? हमने कंप्रेस किया और ये दब गया। क्या
स्पॉन्ज का, क्या रबर बैंड का फिक्स था? नहीं था, ये फिक्स नहीं था। हमने कंप्रेस किया, स्ट्रेच किया, वॉल्यूम चेंज हो गया। यहां तक कि अगर आप चीनी को ऐसे डालते हो कंटेनर में, तो कंटेनर में अगर आपका हाइट जो है 3 सेंटीमीटर तक आ रहा है, उस चीनी का पाउडर बना के डालोगे तो वो 2.9 सेंटीमीटर पे आएगा। क्यों? क्योंकि बीच में जब आप चीनी के छोटे छोटे जो क्यूब साइज के जो टुकड़े होते हैं वो डालते हैं तो बीच में जगह होता है। जब आप पाउडर बना के डालेंगे तो कोई जगह नहीं होगा। तो यानी क्या होगा फिर? कुछ इस तरह से कंडीशन आ जाएगा। मैं यहीं पर बना देता हूं, ये देखिए, यस, ये आपका कंटेनर है। जब आपने नमक को ऐसे डाला, चीनी को ऐसे डाला, तो इनके बीच में क्या देखेंगे आप? जगह है। लेकिन जब इनको बारीक पाउडर बना के आपने पीस के और इसमें डाल दिया तो आप देखेंगे ये तो पूरा फिक्स हो जाएगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो अब जगह तो नहीं बचेगा। जगह नहीं बचेगा तो हम देखेंगे कि इसका वॉल्यूम क्या हो गया? इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो गया। तो देख रहे हैं कि सर सॉलिड होने के बावजूद भी इसके वॉल्यूम में कमी आ गई, और ये होता है। अच्छा, आगे क्या बात की गई है? We observe that liquid have no fixed shape but have fixed volume। लिक्विड का, पानी का कोई फिक्स शेप तो नहीं है, बट उसका वॉल्यूम रिमेन सेम होता है। कैसे? 1 लीटर इज अ वॉल्यूम। 1 लीटर वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर मीन्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब का कोई वॉल्यूम है, उसमें लिक्विड है, तो इसको हम बोलेंगे 1 लीटर। अब इस 1 लीटर को दूसरे किसी चीज में डाल देंगे, अभी सिलेंड्रिकल में है, क्यूबिकल में डाल देंगे तो 1 लीटर ही रहेगा, कम थोड़ी ना हो जाएगा। सो 1 लीटर रिमेन 1 लीटर, शेप चेंज्ड बट वॉल्यूम डज नॉट चेंज। तो यहां पर लिक्विड में क्या आया? सॉलिड में शेप चेंज हो रहा था। हमने यहां पर देखा कि सॉलिड में जो है शेप भी चेंज हो रहा था और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा था, बट लिक्विड में शेप चेंज हो रहा था बट वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था, है ना? 1 liter of water remain 1 liter of water whether you put in any type of container. Refer the activity 1.4 and 1.5 where we saw the solid and liquid can diffuse into liquids and gas from the atmospheric diffusion and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals or plant. All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude that solid, liquid and gas can diffuse into liquid. The rate of diffusion of liquid. अब ये बताया जा रहा है कि भाई एक्वाटिक्स जो जानवर होते हैं वो अपना गैस कहाँ से लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? उसी पानी के अंदर से लेते हैं। इसका मतलब पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है? हाँ, होता है। अब पानी तो H2O है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स, ये पानी के मॉलिक्यूल्स, इनका एक फिक्स दूरी होता है। ये मान लीजिए ये पानी के मॉलिक्यूल, इनका एक फिक्स दूरी होता है, ये आपस में रिपल्शन भी करते हैं और अट्रैक्शन भी करते हैं। इन्हीं के बीच में ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इन्हीं के बीच में CO2 के भी मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इस पानी के बीच में स्पेसेस है, स्पेस तो है, बट फिर भी ये कंप्रेस क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके बीच का फोर्स काफी स्ट्रांग होने के बाद ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स होता है, ये इतना स्ट्रांग होता है कि आप जो है इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो। ये बात समझ में आई? इनके मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के बीच में सब एक जाल की तरफ फैला हुआ है, सब मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के बीच में इतना स्ट्रांग फोर्स होता है कि आप इनको इसी जगह से हटा नहीं सकते हो। हाँ, इनसे दूर कर सकते हो, हटा नहीं सकते हो, लेकिन इनके बीच में जो जगह है वहां ऑक्सीजन होता है। तभी तो एक्वाटिक्स एनिमल्स जो है वो ब्रीथ कर सकती है, रेस्पिरेशन कर पाती है, ठीक है। और जब भी तो हम लोग पानी के अंदर चीनी घोल लेते हैं, नमक घोल लेते हैं, तो स्पेसेस होता है, बट ये कंप्रेस नहीं होता है, शेप चेंज नहीं करता, शेप चेंज कर लेता है, वॉल्यूम चेंज नहीं करता है। और द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कौन सी चीज कितनी जल्दी घुलती है, दैट इज द कॉल्ड ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट मींस टाइम आ गया, तो कौन सी चीज कितनी जल्दी घुलती है इसी के बारे में बताया गया है। यहां पर देखेंगे, rate of diffusion is higher than that of solid. This is due to the fact that in the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to the particle in solid state. ये बताया गया है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, मैं अगर हिंदी में बोलूं तो घुलने की जो ताकत है वो लिक्विड में ज्यादा होता है और सॉलिड में कम होता है, ठीक है। क्यों होता है? रीजन बताया गया है। रीजन ये बताया गया, तो पार्टिकल्स, this is due to the fact that in the liquid state
पार्टिकल्स मूव फ्रीली, पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं एंड हैव ग्रेटर स्पेस, और आपस में इनके बीच में जगह बहुत ज्यादा होता है, लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से, किधर गया, कुछ इस तरह से देखिए, ये सब हमारे H2O है, लेकिन इनके बीच में जगह ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कुछ और मिनरल्स भी आ जाते हैं पानी के अंदर। तो लिक्विड के अंदर स्पेस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, दैट इज व्हाई दे आर लिक्विड। ओके, इसलिए वो जो है, और फ्रीली, चूंकि जगह है तो फ्रीली मूव कर सकते हैं। आप एक कॉम्पैक्ट रूम में चले जाइए, जगह ही नहीं हो तो आप मूव नहीं कर सकते हो, लेकिन जगह बहुत अच्छा खासा है तो आप मूव करेंगे। सो मूव करेंगे तो आसपास की चीजों को आप घोल लेंगे, मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ये वजह बनता है। सो इसका एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखिए, मैं एग्जांपल बहुत इजी लेता हूं। ये अब देखिए, ये है हमारा H2O, पानी का पार्टिकल, ठीक है, और मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो चीज है ये रैंडम मूव कर सकता है कहीं भी, ये रैंडम कहीं भी मूव कर लेगा, हमें आइडिया नहीं है कहां मूव करेगा। इस तरह से 9 के 9 जितने हैं ये रैंडम मूव करेंगे, लेकिन इनके बीच का जो स्पेस है ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, टोटलिटी में इनके बीच का स्पेस इतना बना रहेगा, ठीक। अब ये जब मूव करेंगे तो इन बिटवीन जो भी रहेगा, मान लीजिए यहीं पे सारे लोग बैठे हुए हैं, यहां पर मैंने चीनी डाल दिया, अब ये लाल वाला, ये जो H2O है, ये इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, ये इधर आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, मतलब जिग जैग कोई भी। तो ये बीच वाले जो पार्टिकल्स, इनका क्या होगा, इनका ये होगा कि ये फैल जाएंगे, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड में क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब इसके अपोजिट में अगर मैं बात करूं कि सॉलिड में फिर क्यों ये कम हो जाता है, चेक कर लेते हैं सॉलिड को भी। देखिए, सॉलिड को चेक कर लेते हैं, ये सॉलिड हो गया, ये देखिए, इनके बीच में जगह ही नहीं होता है, तभी तो ये सॉलिड है। आप सॉलिड वर्ड पे ही जाएंगे तो सॉलिड का मतलब क्या हुआ, सॉलिड का मतलब ही हुआ कि बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। अब इसके बीच में पहले तो एक तो जगह नहीं है, अगर मान लीजिए जगह है, कोई इसके अंदर जाकर बैठ ही गया, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो ये यहीं पे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इस लाल वाले पार्टिकल्स को इधर उधर ले जाने वाला कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सॉलिड के पार्टिकल्स है और ये अपनी जगह पर सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, लाइक दिस, ये इस तरह से वाइब्रेट करते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ये रैंडम मोशन नहीं करते हैं। इस तरह से रैंडम मोशन नहीं करेंगे तो ये जो है ये डिफ्यूज नहीं हो पाएगा, इधर उधर नहीं भटक पाएगा, ठीक है। सो यही बात कही गई है कि भाई दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली, पार्टिकल्स मूव फ्री करते हैं, इधर इधर फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, और जिसकी वजह से इनके बीच में एक तो ग्रेटर स्पेस होता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होता है। So in liquid the rate of diffusion is greater than as compared to solid, right? Solid से ज्यादा जो है वो लिक्विड का डिफ्यूजन का रेट होता है, बल्कि बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर एक बात कही गई है, टेक 300 ml सिरिंज। यहाँ पर देखिए मेरे ख्याल से सिरिंज लिया गया है, यहाँ पर 3 बोला गया है, यहाँ पर एक सिरिंज तो लिया गया है। अब इस सिरिंज को क्या किया गया है, इसको सिरिंज को नीचे रबर कॉर्क से पैक कर दिया गया। यहां पर आप देख सकते हो कि इसको पैक कर दिया गया है ये नीचे, और एज शोन इन फिगर 1.4 रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज, सारे पिस्टन का इसको रिमूव किया जा रहा है, नीचे की तरफ प्रेस किया जा रहा है इस पिस्टन। तो क्या हम फील करते हैं, fill water in the second and piece of the chalk in third, insert the piston back into the syringe, you may apply some Vaseline on the piston। ठीक है, मैं इसको समझा देता हूं आपको यहां बनाकर। देखिए आपके पास 3 पिस्टन है, ये देखिएगा, एक पिस्टन हमने यहां पर ले लिया और इसके टैप को हमने बंद कर दिया, यहां पर ये नोजल को बंद कर दिया, और फिर इसके अंदर हमने ले लिया ये पिस्टन, ठीक है। यहां पर मैंने एयर को ही रखा, दिस इज व्हाट एयर। फिर एक और हमने पिस्टन सिरिंज लिया, ये एक और सिरिंज लिया हमने, और यहां पर भी हमने इसके ओपनिंग माउथ को हमने बंद कर दिया, और ये देखिए हमने फिर से यहां पर पिस्टन लिया ऐसे, ये इसको हम प्रेस करेंगे, हम इसको प्रेस करेंगे नीचे की तरफ। अब इसमें तो मैंने एयर लिया, इसमें मैंने लिक्विड ले लिया, इसमें मैंने लिक्विड ले लिया, और तीसरे में मैंने क्या किया कि ठीक है, ये तीसरा जो है मैं यहां पर, चलो मैं यहां पर बना लेता हूं, ये तीसरा जो है
यस, ये तीसरा पिस्टन है ये, और यहां पर मैंने ले लिया सॉलिड, इसके अंदर मैंने कुछ शुगर वगैरह डाल दिया, ये सॉलिड मैंने ले लिया, नीचे सॉलिड डाला, और इसका ये जो वॉल्व है ये मैंने बंद कर दिया, ये वॉल्व जो है बंद कर दिया। अब आप मुझे बताएंगे कि नीचे दबाने के लिए किसमें ज्यादा ग्रेटर फोर्स लगाना पड़ेगा। आप देखेंगे ये वाला पिस्टन जिसमें एयर था, नीचे से तो बंद कर दिया आपने, ये काफी अंदर तक चला जाएगा, दब जाएगा, ये ऑलमोस्ट नहीं दबेगा, नहीं दबेगा, और ये तो बिल्कुल नहीं दबने वाला है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों तो बिल्कुल नहीं दबने वाला है, लेकिन ये दब जाता है। इसका मतलब मैं क्या समझूं कि अगर सर एयर के पार्टिकल्स मौजूद हैं, ये देखिए ये एयर 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 के पार्टिकल्स हैं, यहां पर एटमॉस्फेयर के एयर के पार्टिकल्स हैं, मैं इनको दबाऊंगा तो ये आपस में कंप्रेस हो जाएंगे, ये नजदीक नजदीक भी आ जाएंगे, छोड़ दूंगा तो फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, राइट, ये नजदीक नजदीक आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही छोड़ूंगा फिर से ये वापस चले जाएंगे। सिरिंज के साथ भी आप यही करेंगे, दबाएंगे नीचे चला जाएगा कुछ, छोड़ेंगे फिर से वापस आ जाएगा ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ये थोड़ा कमजोर होता है, कम होता है, लेकिन ये भी फिक्स दूरी पर ही रहना चाहते हैं, इसलिए आपने इनको कंप्रेस कर दिया, अगर जैसे ही फोर्स हटाएंगे फिर से उसी फिक्स दूरी पर आ जाएंगे। ये लिक्विड है, इसको आप कंप्रेस करके तो नहीं कर सकते हैं, नजदीक नजदीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इनको टेम्परेचर खींच लें अगर आप, तो किसी केसेस में ये सिकुड़ जाता है, ये अलग बात है, बट ऐसे प्रेस नहीं कर सकते। और सॉलिड को तो बिल्कुल आप प्रेस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि देखो वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है, इसका भी क्योंकि ये फिक्स शेप में दिया हुआ है। तो यहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सिर्फ गैस जो है वही कंप्रेस हो रहा है, यानी उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है बाकी के लिक्विड और सॉलिड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से कम है, इस वजह से आप कंप्रेस कर दे रहे हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय द पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब ये हमने करके देखा तो क्या मिलेगा हमें, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस वाज द पिस्टन इजीली पुश्ड इन, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। इससे आपने सीखा क्या, इस ऑब्जर्वेशन से आपने क्या नतीजे निकाले। आपका बुक हमेशा बार बार एक टॉपिक बता रहा है, आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहा है, और फिर बोल रहा है कि इसको ऑब्जर्व करिए और नतीजा खुद निकालिए। जब आप नतीजे खुद निकालते हैं तो आप सीखते हैं, आपका वो जो कॉन्सेप्ट है वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो ये हमने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया यहीं पर, अब हम यहां पर देख लेते हैं कि इसके साथ हुआ क्या। वी हैव ऑब्जर्व द गैस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू द सॉलिड, कि गैस जो है वो सॉलिड के कंपेयर में तो बहुत कंप्रेसिबल है, दबा सकते हैं, आप करके देख लीजिएगा। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलिंड्रिकल दैट वी गेट इन आवर होम और कुकिंग, द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इन कंप्रेस्ड गैस, जो सीएनजी गैस होता है या एलपीजी गैस होता है, ये क्या होता है, ये गैस होता है बेसिकली, इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देते हैं, और जब कंप्रेस करते हैं तो ये लिक्विड के शेप में आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक बात आपको बताऊं, ये देखिए, अगर मैं बोलूं ये गैस मुझे बनाना है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ अगर इतने दूर दूर होंगे, ये अगर गैस के पार्टिकल है, तो इसी को अगर मैं कंप्रेस कर देता हूं, कंप्रेस करके मैं देखो इतना नजदीक नजदीक कर देता हूं, ये मैंने नजदीक नजदीक कर दिया, भाई ये अपने आप तो नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि इनके बीच की एक फिक्स दूरी है, ये इसी फिक्स दूरी पर रहना चाहेंगे, ना इससे ज्यादा दूर होना चाहेंगे ना ज्यादा नजदीक होना चाहेंगे। तो मैं फोर्स लगाकर इनको कंप्रेस करूंगा हर तरफ से, जब ये कंप्रेस हो जाएंगे तो बताइए क्या होगा, किस चीज में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अब सर ये लिक्विड नहीं रहे, अब किस चीज में आ गई, सॉरी अब ये गैस नहीं रहे, नाउ दिस हैज कन्वर्टेड इन लिक्विड, अब ये लिक्विड बन गए। और यही होता है आपका सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एक गैस है बेसिकली, आप उसको कंप्रेस करके लिक्विड के फॉर्म में बना देते हैं। आप देखेंगे इसी तरह से कि एक लाइटर आता है, उस लाइटर के अंदर एक लिक्विड दिखता है, लेकिन जैसे उसका ढक्कन खोलेंगे वो सब हो जाता है, क्योंकि आपने उसको कंप्रेस करके रखा हुआ होता है। इवन तो अगर आपका जो सिलेंडर होता है, जो खाना बनाने वाला, अगर ये ट्रांसपेरेंट होता तो अंदर आपको लिक्विड दिखता है, लेकिन जब ये बाहर निकलता है तो गैस बन जाता है। और डिटेल से हम समझेंगे इसको कि क्या वजह होता है प्रेशर का और हीट का। किसी चीज, कोई चीज सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा कि लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा कि गैस में एग्जिस्ट करेगा, ये डिपेंड करता है दो चीजों पर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा हीट, और तीसरा उसका खुद का अपना केमिकल कंपोजिशन पर। ओके, सो यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई हैं जो हमने
यहाँ पर यही सारी चीजें बताई गई कि द स्मेल ऑफ हॉट फूड रीच द सेकंड us in second comparison with the rate of diffusion of solid and liquid due to the high speed of particle and large space between them gas show the property of diffusing very fast into other gases। अब देखिए जिसमें जगह ज्यादा होगा वो जो है डिफ्यूजन का रेट भी ज्यादा होगा। तो जगह किसमें ज्यादा है? वो तो गैसेस में। तो गैसेस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड से भी ज्यादा जल्दी तेजी से गैस डिफ्यूज कर लेता है। आप बोलेंगे सर फिर चीनी रखा रहता है वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि गैस जो है, गैस को अगर आप कंप्रेस करोगे तो बहुत एक बूंद लिक्विड, अगर इस रूम में मैं सारे H2O के मॉलिक्यूल जो घूम रहे हैं उनको सबको कंप्रेस करूंगा तो एक बूंद पानी निकलेगा। अब आप वॉल्यूम सोच लो, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में एक बूंद पानी निकला। तो चूंकि क्वांटिटी कम होती है इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, ओके। नाउ ये क्या कह रहा है? द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन द सेकंड। जो गर्म खाना होता है उसका स्मेल तुरंत हमारे पास पहुंच जाता है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में जो हम गर्म खाना खाते हैं उसका तुरंत नाक तक पहुंचता है। नाक तक पहुंचने का मतलब क्या? उसके पार्टिकल्स आ गए हमारे तक। कैसे? गैस के थ्रू आ गए। ठीक है। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। तो गैसियस स्टेट में जो है वो पार्टिकल्स जो है ना बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं। जैसे सिलेंडर के अंदर जो हम गैस भरते हैं और उसको कंप्रेस करते हैं, तो जब कंप्रेस कर देते हैं तब तो वो लिक्विड बन जाता है। जब कंप्रेस नहीं करते हैं तो उसके अंदर जो गैस होता है वो बहुत हाई स्पीड से इधर उधर भागता है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप गुब्बारा को ले लीजिए, बलून। बलून को जब हम फूंक मारते हैं तो बेसिकली वो इस एटमॉस्फेयर का ही हवा बलून के अंदर घुसा देते हैं या आप पंप से भर देते हैं। अब आप देखते हैं कि ये एक बलून है। अगर मान लीजिए ये एक बलून है, तो ये फ्लैट इस तरह से फुला हुआ क्यों रहता है? इसका मतलब ये है कि इसके चारों तरफ, इस तरफ अंदर से ये गैसेस क्या करते हैं? बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और हमेशा जरूरी नहीं कि एक गैस का मॉलिक्यूल यहां पर आ गया तो यही धक्का दे रहा ना, ये हट जाएगा दूसरी तरफ जाएगा फिर कोई तीसरा आएगा। अगर ये रेट जो है बहुत कम होता, स्लो होता, तो हम क्या देखते? ये गुब्बारा फुला हुआ है, पिचक गया, फिर से फूल गया, फिर से पिचक गया, फिर से फूल गया। क्यों? यहां जो धक्का दे के इसको ऐसा रख रहा है कर्व के शेप में, ये हट जाता, थोड़ी देर बाद दूसरा आता, तब तक मैं इसके शेप में चेंजिंग देख लेता। लेकिन ये सोचिए जरा सा भी हमें ये एक कितना भी हर्ट्ज लगा लें, एक सेकंड का मैं हजारवां हिस्सा भी कर लूं, तो ये जो है डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। यानी इसका साफ मतलब है कि एक सेकंड के हजारवें हिस्से से भी ज्यादा फास्ट इसका मूवमेंट है इसके अंदर जो गैसेस है। वेरी सिंपल। ओके, सो यही बात ये कह रहा है कि गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये फ्रीली बहुत तेजी से मूव करते हैं। ओके, the particle hit each other and also the wall of container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particle per unit area of the wall of the container. यानी गुब्बारे का सबसे अच्छा मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को कि इसको हमने कंप्रेस किया हुआ है बेसिकली। ठीक है, अगर कंप्रेस नहीं करेंगे, ये गुब्बारे का मुंह हमने बंद कर दिया और इसमें भरते जा रहे हैं तो ये एक फूल जाता है। लेकिन इस गुब्बारे का जो ओरिजिनल शेप है वो अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहता है, राइट? लेकिन इसको फुला के कौन रखता है? ये हवा के पार्टिकल्स जो हमने मुंह से छोड़ा होता है। तो ये हवा के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं तो एक फिक्स दूरी बनाते हैं, और जिसकी वजह से इसके पूरे चारों तरफ वॉल पर ये प्रेस करके रखते हैं और जिससे ये फुला हुआ रहता है, राइट? अगर यहां से मैं इसको हटा देता हूं, ये देखिए मैंने इसको यहां से हटा दिया, ये खुल गया, तो अब गैसेस जो होंगी यहां से बाहर निकल जाएंगे, राइट? इनको तो जगह चाहिए और ये क्या हो जाएगा? इन्फ्लेट हो जाएगा, चिक जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि सॉलिड में ये आप देख लीजिए, ये काले काले जो है ये एटम्स है, तो सॉलिड में ये कितने नजदीक हैं, राइट? सॉलिड में ये काफी नजदीक है। लिक्विड में क्या हुआ? थोड़े दूर हो गए। आप देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको दिखाने की कोशिश करता हूं। हाँ, ये देख सकते हैं आप लोग कि लिक्विड में और सॉलिड में और गैसेस में क्या हो रहा है एक्चुअल में। ये काफी जो है नजदीक इसके पार्टिकल, और इसके पार्टिकल्स थोड़े दूरी पे हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, थोड़े से दूरी पे है, और इनका जो मोशन है वो रैंडम है। आप एरो को देख सकते हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। अच्छा, इस बेचारे में तो जगह ही नहीं है ना,
ये काले वाले पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे? जाना चाहते हैं ऐसा नहीं है, इनकी भी इरादा इच्छा होती है, बट ये जा नहीं सकते क्योंकि जगह नहीं है। बट ये एक मोशन जरूर करते हैं, रैंडम मोशन, अपनी जगह पे थोड़ा सा भी जो जगह है वहां पर अप डाउन करते रहते हैं, और ये अप डाउन भी करते हैं और इधर उधर भी भागते हैं। और इसके बारे में देखिए, ये तो गैस है, कितना फ्रीली मूव कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, साथ ही साथ ये वाइब्रेशन भी कर रहे हैं। दो तरह का मोशन होता है, वाइब्रेशन प्लस रैंडम मोशन। सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशन हो पाता है क्योंकि रैंडम के लिए जगह नहीं है, लिक्विड में दोनों होता है, और गैस में तो सबसे ज्यादा होता है, रैंडम मोशन सबसे ज्यादा होता है, और इसलिए इसका डिफ्यूजन का रेट सबसे ज्यादा है। सो ABC शो द magnified schematic picture of the three state of the matter. The motion of the particles can be seen and compared in three state of the matter. यानी इन three state of matter को आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ अब हम लोग इस पोजीशन पे आ गए हैं कि हम कुछ क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए आंसर करते हैं। ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हम लोग कि व्हाट इज द डेंसिटी। डेंसिटी बेसिकली होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी इस चीज के रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। ये एक फिक्स वॉल्यूम का कितना मास है, दैट इज कॉल्ड द डेंसिटी। अच्छा, इसको निकालते कैसे हैं, ये एक चीज मैं बता देता हूं कि डेंसिटी जो होता है वो कितना डेंस है, इसी को डेंसिटी बोलते हैं। डेंस मतलब कितना नजदीक कितना घना है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। सो आप एक बात समझिए, ये एक ब्लॉक है मेरे पास, ये एक ब्लॉक है, इसमें कुछ ये पार्टिकल्स हैं, ये अभी मैं इसका बोलूं कि ठीक है ये फिक्स वॉल्यूम है, इसकी डेंसिटी क्या हुई, इसकी डेंसिटी वॉल्यूम ऑलरेडी जो है उसको v लिख देता हूं, और पार्टिकल्स कितने, डेंसिटी पार्टिकल्स 9 है तो डेंसिटी पे मैं 9 लिख देता हूं। ठीक है, फिर मैं डेंसिटी दोबारा चेक करता हूं। ठीक है, और इस बार मैं बोलता हूं कि ठीक है मैं थोड़ा सा इसमें और पार्टिकल्स बढ़ा देता हूं। ये लीजिए, ये मैंने कुछ पार्टिकल्स बढ़ा दिए। आप खुद बोलेंगे कि सर अब ये बहुत ज्यादा डेंस हो गया, पार्टिकल्स बढ़ गए, पहले 9 थे अब 23 हो गए, तो मैं बोलता हूं 23 अपॉन v, वॉल्यूम तो वही है। अब आप मुझे बताओ कि ये डेंसिटी ज्यादा है ये वाला या ये वाला, कंपेयर आप खुद कर लीजिए। नीचे का दोनों का बराबर है तो ऊपर वाले को ही देखना पड़ेगा, यानी ये वाला जो है वो ज्यादा है 23, यानी जो बाद में बना है वो डेंसिटी ज्यादा है, जबकि वॉल्यूम तो फिक्स है। हाँ, अगर वॉल्यूम भी साथ साथ में बढ़ा देता, 9 से ये 23 हो गया, यानी दोगुने से थोड़ा सा ज्यादा, तो अगरचे तो मैंने वॉल्यूम भी दोगुने से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया था उसी रेशियो में, तो डेंसिटी एज इट इज होता। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि डेंसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, सर डेंसिटी डिपेंड कर रहा है मास बढ़ाने पर, क्योंकि ये पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो मास बढ़ रहा है ना। मास क्या होता है, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इनसाइड द सब्सटेंस। तो मैं यहां पर फॉर्मूला बनाने का जो हमारा तरीका है वो ये है कि डेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनेट है किसके, मास के। फिर डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है किसके, वॉल्यूम के। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का ये मतलब होता है कि देखिए अगर आप मास बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा, देख लिया इस एक्सपेरिमेंट से। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो डेंसिटी घट जाता है, दैट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। अब मैं दिखा देता हूं आपको, मैं जो एक काम करता हूं कि मैं इसको हटा देता हूं, 1 मिनट, ये मैंने इसको हटाया, ठीक, और मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूं, ये लीजिए मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया। वॉल्यूम बढ़ाया तो इसको भी फैला देता हूं, चलिए इसको मैं फैला ही देता हूं, अभी मिटा देता हूं इसको और फिर फैला देता हूं। तो जितने पार्टिकल्स हैं मैं उतना ही रखूंगा। तो सफेद वाला जो था वो मेरे ख्याल से 9 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो पीला वाला था वो 23 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतना था। अब पहले वाला पिक्चर देखिए और अभी वाला पिक्चर देखिए, पहले वाला पिक्चर देख लीजिए, ये ओके, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मैं डेंसिटी, मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, अब मैं डेंसिटी बढ़ाते जा रहा हूँ, ये आप देखिए ये डेंसिटी मैंने बढ़ा दी। तो मैंने जब वॉल्यूम बढ़ाया, पार्टिकल्स मैंने उतने ही रखे, यानी मास उतना ही रखा, तो मैं देख पा रहा हूँ कि डेंसिटी कम हो गया। सर ये जो भीड़ भाड़ है, ये जो
घनापन है, ये क्या हो गया, कम हो गया। सो डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या रिलेशन निकला, इनवर्स रिलेशन निकला, एक बढ़ाने से दूसरा घट जाता है। तो फिजिक्स में फॉर्मूला हम ऐसे बनाते हैं कि डेंसिटी को हमने ले लिया और बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है मास अपॉन वॉल्यूम के, ये फॉर्मूला बन गया। बट इसके यहां पर इक्वल होना चाहिए। सो अब मैं फर्स्ट टाइम फॉर्मूला बना रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि सर एक काम कर सकते हैं, एक काम क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि सर इसको भी 1 मान लीजिए, इसको भी 1 मान लीजिए और इसको भी 1 मान लीजिए, इसको भी 1 मान लीजिए। तो यहां पर जो बीच में है ना, ये भी अपने आप यहां पर मैं बोलूंगा कि ठीक है, फिर तो डी क्या हो जाएगा, एक इक्वल लगाइए, एक कांस्टेंट लगाइए और 1m अपॉन में 1v 1d, यानी डेंसिटी का 1 यूनिट जो होगा, मास का 1 यूनिट अपॉन में वॉल्यूम का 1 यूनिट होगा। अगर हम ऐसा लेते हैं तो आप देख सकते हो कि जो कांस्टेंट वैल्यू है ये भी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो गायब कर देंगे इसको, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में कि हम एक नया फॉर्मूला बना रहे हैं। जब भी आप प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाओगे तो इसके बदले में आप क्या करोगे, एक इक्वल का लगा सिंबल लगाओगे, एक कांस्टेंट का, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो इस तरह से हमने डेंसिटी का फॉर्मूला बनाया कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला बन गया। ये फिजिक्स में भी काम आएगा आप लोगों का। सो द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी को बेसिकली डी से नहीं लिखते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं रो से, लेकिन ठीक है अभी तक के लिए सही है। सो नाउ अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। अब डेंसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है। तो हमारे पास देखिए एयर हो गया, एग्जॉस्ट फॉर्म ऑफ चिमनी, चिमनी से जो एयर निकलता है और नॉर्मल एयर में फर्क होता है। चिमनी से जो एयर निकलता है वो होता है गर्म, और आपको पता होना चाहिए कि जब हीट होगा कोई चीज तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर भागेंगे, और जब दूर भागेंगे तो डेंसिटी क्या होगा, बस एक पर यूनिट वॉल्यूम में इस रूम के अंदर या इसका वॉल्यूम के अंदर पहले जो है वो 10,000 मॉलिक्यूल है, लेकिन मैंने उनके अंदर हीट दिया तो भागने लगे, अब 2,000 हो गए। पहले ज्यादा डेंस थे या अभी, जाहिर सी बात है अब कम हो गए ना, पहले ज्यादा डेंस थे। तो हीट देने से डेंसिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है गैसेस की। सो चिमनी का एयर और नॉर्मल एयर में डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, नॉर्मल एयर का ज्यादा होगा। चिमनी का एयर का डेंसिटी कम होगा क्योंकि इसमें हीट है। ओके, सो चिमनी का एयर, मैं थोड़ा सा इसको मार्क कर देता हूं, ये हमारा एयर, एक तो एयर है, एक एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी से जो एग्जॉस्ट हो रहा है, तो चिमनी से एग्जॉस्ट क्या होता है, एयर ही होता है। फिर हनी है, फिर वाटर है, फिर चौक है, फिर कॉटन है, फिर आयरन है। और इसको लिखना किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए। तो सबसे पहले छोटा ले लेंगे। सबसे पहले अगर मैं छोटा लूंगा तो मैं यहां पर लिखते जाता हूं, ये देखिए सबसे पहले जो आएगा वो एयर आएगा, नो सॉरी एयर नहीं आएगा, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। दूसरा नंबर पर एयर, ये सबसे कम इसका है, उससे थोड़ा बड़ा एयर का हो जाएगा डेंसिटी। फिर किसका हो जाएगा, फिर वाटर का हो जाएगा। अब वाटर लिक्विड में आ गया। फिर किसका हो जाएगा, हनी, हनी की डेंसिटी आपको पता है बड़ा पानी से बड़ा हो जाता है, इसलिए तो आप जो है ना ये गाढ़ा होने लगता है। फिर नेक्स्ट है हमारा चौक, कॉटन एंड आयरन, तो कॉटन हो जाएगा, ये तो हमें फील आ रहा है ना साफ साफ, हमने कोई मेजरमेंट थोड़ी किया है। फिर चौक हो जाएगा, है ना, फिर चौक हो जाएगा और फिर आयरन हो जाएगा। तो हमने इसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, आयरन। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब tabulate the differences in the characters of the state of matter, differences of character of state of matter, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस के, गैस जो मैटर है इनके कैरेक्टर में हमें डिफरेंशिएट करना है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो चेक कर लेते हैं हम लोग पिक्चर्स को और डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग, ये इस पार्टिकल को आप देखिए, दिस इज व्हाट सॉलिड, ये सॉलिड है और इसके पार्टिकल्स देखिए कितने नजदीक नजदीक है, नजदीक नजदीक है एकदम। दिस इज व्हाट लिक्विड, थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। और ये क्या है, दिस इज व्हाट लिक्विड, ये क्या है सॉलिड, और दिस इज व्हाट गैस, इसके पार्टिकल सबसे दूर दूर है।
अब स्टेट ऑफ मैटर, एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। जब इसको आप हीट देंगे ना, यहां आपने दिया हीट, हीट देंगे, हीट इज एनर्जी। इस एनर्जी, जब इसके पास एनर्जी आएगा तो इसका मोशन बढ़ता है, कैनेटिक एनर्जी इसके अंदर आती है, और कैनेटिक एनर्जी मींस इसका मोशन बढ़ेगा, तो ये जो है दूर दूर होना शुरू हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। सो आप जब इसमें हीट देंगे, ये हीट से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लिक्विड को फिर से हीट देंगे तो ये और ज्यादा दूर दूर हो जाएगा और ये गैस बन जाएगा। ठीक है, ये तो एक पूरा एक साइकिल हो गया। और गैस को आप क्या करेंगे, इस गैस को कूल कर देंगे, बहुत ज्यादा कूल कर देंगे तो ये सॉलिड में आ जाएगा, लेकिन सॉलिड में डायरेक्टली तो नहीं आएगा। तो मैं बोलूंगा ठीक है, इसका उल्टा प्रोसीजर लीजिए, इसका उल्टा प्रोसीजर लीजिए। तो आप इसको, अगर आपने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया और आपने कूल कर दिया, गैस को कूल कर दिया, तो ये लिक्विड बन जाएगा। एक तो प्रेशर देकर दबा दिया। अब यहां से आप इस लॉजिक को समझिए कि प्रेशर और हीट दोनों का एक आपस में रिलेशन है। या तो आप इसको प्रेस कर दीजिए तो भी ये नजदीक नजदीक हो जाएगा, या फिर इसको आप कूल कर दीजिए, ठंडा कर दीजिए, क्योंकि आपने गर्म किया था तो दूर दूर चला गया, तो आप ठंडा कर दीजिए तो फिर से नजदीक नजदीक आ जाएगा। सो ये कूल करेंगे तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। फिर से इसको कूल कर देंगे, तो फिर से कूल करेंगे तो ये और नजदीक नजदीक हो जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका, ये सॉलिड बन जाएगा, राइट। सो आप एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। अब ये इसका नाम है आप लोग कि ठीक है, ये जब हीट दे रहे हैं, ये दूर दूर हो जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन जा रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ओके, फिर और ज्यादा ये मेल्ट हो गया, दूर दूर हो गया, लिक्विड बन गया, और ज्यादा हीट दे रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम इवोपरेशन बोलते हैं। इवोपरेट हो गया, यहां थोड़ा सा गलत दे दिया है इसमें फोटो में, ऊपर इवेपोरेशन होना चाहिए, उल्टा दे दिया है, एनीवे तो इवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये गैस बन गया, और गैस को आपने ठंडा कर दिया तो ये डिपोजिशन होता है। अगर गैस ठंडा होकर डायरेक्टली सॉलिड बन जाए तो डिपोजिशन हो गया। सॉलिड अचानक से गैस बन जाए तो सब्लिमेशन हो जाता है। एग्जांपल्स के तौर पर बर्फ है, बर्फ को आपने, बर्फ सॉलिड के फॉर्म में आपने हीट दिया, पानी बन गया लिक्विड, लिक्विड को आपने फिर से हीट दिया, भाप बन गया, इवोपरेट हो गया। ओके, सब्लिमेशन का क्या है सर, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाता है। तो कपूर की गोली, कफूर जिसको हम बोलते हैं, कॉम्फर, ये हम रखते हैं सॉलिड, और कुछ दिन के बाद ये गायब हो जाता है, किधर गया, गैस बन के उड़ जाता है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली सॉलिड से आपने गैस बना दिया। ठीक है, अच्छा ये क्या है, कंडेंसेशन। सर गैस अगर लिक्विड में बन जाए तो क्या हुआ, तो कंडेंस हो गया। या तो दो चीजें मैंने बताई, आप तो कंप्रेस कर दीजिए तो भी लिक्विड बन जाएगा, या फिर आप इसको कंडेंस कर दीजिए, ठंडा कर दीजिए, राइट। जो सिलेंडर में जो गैस होता है, एलपीजी या सीएनजी, वो क्या होता है, गैस होता है, कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, तो जाके ये बन जाता है, लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। लेकिन जैसे ही बाहर आता है, प्रेशर उसका कम होता है, वो लिक्विड फिर से गैस बन जाता है, और लिक्विड से गैस बनता है तो इवोपरेशन। यहां मेल्टिंग ऑन फ्रीजिंग है, आप ये पता है मेल्टिंग ऑन फ्रीजिंग क्या होता है, सबको पता है कि सर ये लिक्विड है, ये फ्रिज हो जाता है तो बर्फ बन जाता है। यहां पर थोड़ा सा उल्टा कर दिया इसने, कोई बात नहीं। और ये बर्फ है, ये मेल्ट कर जाता है तो पानी बन जाता है। तो आगे बढ़ जाए हम लोग, चलिए इसको हटा देते हैं, ये हमने समझ लिया। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी। वन बाय वन हम लोग समझेंगे, है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं। अच्छा, सॉलिड लिक्विड गैस पर अभी हमें थोड़ा सा डिस्कस करना ही था, तो चलिए ले लेते हैं ये गैस। मैं बहुत लंबा लंबा डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, सिंपली मैं बात करता हूं कि सॉलिड जो होगा, वो अगर पिक्चर बनाओ तो ये देखिए उसका पिक्चर है, ये उनके पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल ही गैप नहीं होगा, या न के बराबर होगा, या एज कंपेयर टू होगा, कि भाई किसी और मटेरियल के कंपेयर में उनके पार्टिकल्स कितने नजदीक नजदीक हैं। जितना ज्यादा नजदीक नजदीक होगा उतनी ही ज्यादा डेंसिटी ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ रही है, जितना नजदीक होगा मास तो वही रहेगा, मास तो वही रहेगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगा। ये इतने ही पार्टिकल्स को अगर मैं इतने में कर दूं तो, हाँ इतने ही पार्टिकल्स को अगर मैं इतने सारे पार्टिकल्स को इसी के अंदर डाल दूं तो
तो सर मास तो वही रहा, मास तो वही रहा, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, ये कम हुआ तो ये बढ़ जाएगा, यानी डेंसिटी बढ़ जाता है। तो जो जितना ज्यादा सॉलिड होगा उसकी डेंसिटी उतना ही ज्यादा होगी, यानी जिसकी डेंसिटी जितना ज्यादा उसकी सॉलिडिटी उतना ही ज्यादा। नेक्स्ट आते हैं लिक्विड। तो अगर मैं लिक्विड की बात करूंगा तो ये देखिए, लिक्विड को मैं अगर इस तरह से लिखूंगा तो मैं बोलूंगा दिस इज लिक्विड। ठीक है, इसमें भी कुछ ना कुछ डेंसिटी तो है, बट एज कंपेयर टू अनदर वन, कि भाई किसी गैस के रेस्पेक्ट में इसकी जो है डेंसिटी वो तो कम या ज्यादा है। मतलब कम या ज्यादा का मतलब इससे तो इसकी डेंसिटी बहुत कम है, लेकिन गैस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। तो गैस को भी देख लेते हैं। ये हमारा हो गया लिक्विड। दिस इज लिक्विड। अब लिक्विड में क्या है, इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, फिक्स रहना चाहते हैं। आप इसको और दूर करना चाहते हैं तो हीट करेंगे, या फिर इसके प्रेशर को हटा लेंगे। प्रेशर को हटा लेंगे तो कुछ वजह से तो ये प्रेशर की वजह से भी दबा रहता है, नजदीक नजदीक रहता है। आप प्रेशर हटा लीजिए, अपने आप दूर हो जाएगा, गैस बन जाएगा। ठीक है, इसलिए स्पेस में अगर आप पानी लेके जाएंगे तो आपका पानी उड़ जाएगा, गैस बन जाएगा। इवन दो स्पेस में हम जब जाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर का जो भी लिक्विड होगा वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और बॉडी हमारा ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए स्पेस में जाना इतना आसान काम नहीं है। स्पेस सूट पहनना पड़ता है जो एक अर्थ का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है, नहीं तो हमारा बॉडी ब्लास्ट ब्लास्ट कर जाएगा। जितने लिक्विड है सब बाहर निकल जाएंगे, गैस बन जाएंगे, क्योंकि प्रेशर जीरो हो जाता है स्पेस में। ओके, ये लिक्विड हो गया। अब गैस क्या होगा हमारा, ये अगर मैं गैस के इसके कंपैरिजन में बात करूं तो एक मॉलिक्यूल यहां, 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 कुछ इस तरह से बात होगी गैस की जब बात होगी तो आप समझ सकते हो। मैं क्या करूंगा, फिर से इसमें हीट ज्यादा है, इस हीट को निकाल लूंगा तो ये बन जाएगा, इसमें से भी हीट को निकाल लूंगा तो ये बन जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज कि मैं अगर इसको प्रेस करता हूं, प्रेशर दूंगा तो भी ये बन जाएगा, और प्रेशर दूंगा तो भी ये बन जाएगा। तो आप रिलेशन खुद बनाइए, एक रिलेशन बनाइए प्रेशर का और हीट का एंड द स्टेट ऑफ मैटर का। ठीक है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है, हाँ अब ये वन बाय वन हमें बात करनी है। रिजिडिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, वन बाय वन बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो है हमारा रिजिडिटी। हमने अभी पहले ही जस्ट अभी पढ़ा है कि रिजिड का मतलब होता है सॉलिड, यानी रिजिडिटी को आप समझो सॉलिडिटी। बट चूंकि रबर भी सॉलिड है लेकिन वो शेप को चेंज कर लेता है क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अलग होती है। तो मैं बोलूंगा आयरन, आयरन की रिजिडिटी बहुत ज्यादा होती है, रबर से तो कहीं ज्यादा होती है, वो उतना जल्दी कंप्रेस नहीं होता है। हालांकि सबसे ज्यादा रिजिडिटी किसकी होती है, वो लीड की होती है। लीड एक एलिमेंट है, उसकी रिजिडिटी सबसे ज्यादा होती है। यानी कि मैं ये बोलूंगा कि अगर एक मटेरियल है मेरे पास एक मटेरियल है और मैं ये देखूं कि उसके पार्टिकल्स इतने दूर दूर पे तो हैं, राइट, ये उसके पार्टिकल्स इतने दूरी पे हैं। अब ना ये नजदीक हो रहे हैं ना दूर हो रहे हैं। नजदीक होने का मतलब क्या हो जाएगा, कंप्रेस, और दूर होने का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रेच। तो ना ये स्ट्रेच हो पा रहे हैं ना ये कंप्रेस हो पा रहे हैं। मैं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा रिजिड बॉडी है ये। क्लियर है ये चीज? अच्छा, यानी कि आप स्पंज को देखिए, ये दूर नजदीक हो जाता है। गैस को देखिए, रिजिड बॉडी नहीं है। बट आयरन, स्टोन, वुड, ये सब रिजिड बॉडी है, शेप को जल्दी चेंज नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजिड। जो बॉडी अपने शेप को चेंज ना करे उसी को तो हम रिजिड बोलते हैं। हम आम जबान में ही बोलते हैं रिजिड का मतलब जिद्दी आदमी, यानी जो अपने को चेंज ना करे वही रिजिड होता है। तो जो अपने शेप को चेंज ना करे वही रिजिड होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, रिजिडिटी से ही रिलेटेड है। जो चीज कंप्रेस हो जाता है, यानी अगर ये कंप्रेस हो गया तो ये रिजिड नहीं है, और अगर कंप्रेस नहीं हो रहा है तो रिजिड है। यानी कंप्रेसिबिलिटी और रिजिडिटी में उल्टा रिलेशन है। इस बात को समझ लीजिए कि जो चीज कंप्रेस हो जाए, कंप्रेस हो गया तो ये तो रिजिड नहीं है, ये तो शेप चेंज हो रहा है, राइट। यानी इसमें और कंप्रेसिबिलिटी में इनवर्स रिलेशन होना चाहिए, राइट। कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी से जस्ट अपोजिट होता है कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को हम कितना नजदीक कर सकते हैं, कितना दूर कर सकते हैं।
ओके, फ्लूइडिटी, ये देखिए रिजिडिटी पे बात कर लिया हमने, रिजिडिटी पे बात कर लिया, कंप्रेसिबिलिटी पे बात कर लिया। अब फ्लूइडिटी, फ्लूइड का मतलब होता है कोई चीज बहने वाला, और बेसिकली हम इस चीज को रिलेट करते हैं लिक्विड से। हालांकि हम ये देखते हैं कि फ्लो, फ्लो से फ्लूइड बना है, फ्लो तो कोई भी चीज कर जाता है, इवन दो रेत भी कर जाता है, लेकिन उसको एक स्लोप पे रखना पड़ता है। उतने आप पानी को नॉर्मल स्लोप दोगे ना, हल्का सा एंगल ऊपर करोगे ना, पानी बहुत तेजी से फ्लो करेगा, लेकिन उसी स्लोप पर रेत जो है वो फ्लो नहीं करेगा। रेत को फ्लो करने के लिए काफी लंबा ज्यादा स्लोप देना पड़ेगा। तो फ्लो तो खैर सब करता है, बट हम यहां पर आते हैं कि उतना ज्यादा स्लोप भी नहीं देना है जो बहुत कम जीरो स्लोप पर भी फ्लो कर जाए। यानी पानी को अगर आप सरफेस पे डाल भी देंगे तो फ्लो कर जाएगा, फैल जाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। अब लिक्विड की फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर आप देखेंगे तो लिक्विड की फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड की फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा होती है। और लिक्विड जैसे जैसे डेंस होते जाता है उसकी फ्लूइडिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो मैं बोलूंगा कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू फ्लूइडिटी। अब ये समझ लीजिए कि अगर किसी चीज की फ्लूइडिटी आप बढ़ाना चाहते हो तो उसकी डेंसिटी को क्या कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और किसी चीज की फ्लूइडिटी को घटाना है तो उसकी डेंसिटी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। वेरी सिंपल। चलिए आते हैं, फिलिंग ए गैस कंटेनर। ओके, एक गैस कंटेनर को फिल करना है, तो ये ठीक है, एक गैस कंटेनर को जब हम फिल करेंगे तो हमें उसमें गैस बहुत ज्यादा प्रेशर से फिल करना पड़ेगा, वरना आप गैस, सपोज दैट दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आपने गैस डाल दिया, ये गैस आ गया। गैस तो इसी फिक्स वॉल्यूम में, मतलब इनकी दूरी कम से कम इतनी रहनी चाहिए, लेकिन हमें जबरदस्ती कर करके इनको और नजदीक करना पड़ता है। यानी ज्यादा से ज्यादा इसमें गैस डालना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा। यानी आपका टायर देख लो साइकिल का, उसमें क्या होता है, जो हवा हम कभी 10 पाइप भी भरते हैं तो भी चलता है, और 100 पाइप भर दे तो भी चलता है। 100 पाइप में हवा 10 गुना ज्यादा हो गया, वो गया किधर, इसी के अंदर गया ना, इसी के अंदर गया। तो इस तरह से हम जब बहुत ज्यादा प्रेशर पे प्रेशर देते हैं तो हम गैस का फिलिंग करते हैं। शेप क्या होता है, शेप एक फिक्स कोऑर्डिनेट होता है, उसी को हम शेप बोलते हैं। वॉल्यूम इज नॉट शेप, अ डिफरेंट शेप कैन हैव द सेम वॉल्यूम। ठीक है, शेप अलग अलग है बट वॉल्यूम सेम हो सकता है, शेप अलग अलग वॉल्यूम सेम हो सकता है। तो शेप समझ में आया। शेप इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट इन 3D स्पेस। यानी एक बलून ले लीजिए, उसका एक शेप है, तो एक्स वाई जेड एक्सिस में उसके हर एक पॉइंट का क्या है, कोऑर्डिनेट बना हुआ है, और उसी के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, शेप बोलेंगे। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मींस, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब किसी चीज में आप एनर्जी देते हो और वो अगर मोशन में आ जाए तो इसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। आप एनर्जी दे रहे हो फिर भी वो मोशन में नहीं आ रहा है तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी अभी उसमें नहीं है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। गैसेस को हम हीट देते हैं तो ये भागने दौड़ने लगते हैं, मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी में आ गया। लेकिन सॉलिड को आप हीट देते हो, लोहे को गर्म करते हो, तो ये तुरंत काइनेटिक एनर्जी नहीं आता है उसके अंदर, तुरंत रैंडम मोशन नहीं आता। रैंडम मोशन कब आएगा, जब वो पूरी तरह से पिघल जाएगा, पिघलने के बाद लिक्विड में आ जाएगा, उसके बाद ये रैंडम मोशन करना शुरू करेगा। ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। डेंसिटी को तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी इज मास, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास और mass of per unit of volume, that is called density. ठीक है। Now the coming to next question, give reason, a gas filling completely the vessel in which it is kept, a gas fills completely the vessel in which it is kept। बोला जा रहा है कि गैस को जो हम जिस वेसल में भरते हैं उसमें पूरा कंप्लीट कर देते हैं, अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो किस फॉर्मेट में रहेगा, वो गैस के फॉर्मेट में आ जाएगा। हमें उसको लिक्विड के फॉर्म में करना होता है, इसलिए हम उसको कंप्लीट भरते हैं, छोड़ते नहीं है। Now gas exert pressure on the walls of container। मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था गुब्बारे का। अगर ये मेरे पास एक गुब्बारा है, ये तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं जितने भी पार्टिकल्स हैं ये इसके वॉल पर क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। क्यों प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, क्योंकि गैस का काम क्या होता है,
आपने तो इसको बहुत नजदीक नजदीक लाके बैठा दिया, अब ये क्या चाहता है, ये दूर दूर जाना चाहता है, और दूर दूर जाना चाहता है तो ये भाई इधर भी जाके ये हर तरफ रास्ता ढूंढ रहा है बाहर जाने का, लेकिन बाहर तो रास्ता है नहीं, बाहर जाने के रास्ते में तो इसका वॉल आ गया है, तो ये अपने वॉल पर लगातार प्रेशर। अब एक पार्टिकल यहाँ आया, यहाँ टकराया, किधर से रास्ता मिलेगा, नहीं मिला तो वापस इधर आ जाता है, और ये बहुत तेजी से होता है। अगर ये बहुत स्लोली होता है, यहाँ गया और यहाँ से बहुत स्लोली यहाँ आ रहा है, तो यहाँ देखते हैं कि ये पिचक जाता जाएगा, लेकिन हम ये ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। इसलिए इसके अंदर जो होता है फ्रीली जो मूवमेंट होता है ये बहुत तेज होता है, बहुत फास्ट होता है। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। हाँ, वुडन टेबल सॉलिड ही कहना चाहिए क्योंकि सॉलिड होता है, क्योंकि पहली बात तो वो अपना शेप फिक्स है उसका, वो कंप्रेस भी नहीं होता है, और उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इट इज सॉलिड। और उसके मॉलिक्यूल्स जो है बहुत नजदीक नजदीक होते हैं एज कंपेयर टू वाटर, एज कंपेयर टू हनी, इस वजह से वो सॉलिड है। We can easily move our hand in air, but due to the same through a solid block of wood, we need to karate expert। ये कह रहा है कि हवा में तो अपने हाथ को देखिए मैं बहुत इजीली मूव कर रहा हूँ, कराटा एक्सपर्ट बन गया, बट आई एम नॉट कराटा एक्सपर्ट। बट अगर लकड़ी के अंदर, ये लकड़ी है और उस लकड़ी के अंदर आपको हाथ घुसाना है तो आपके लिए ब्लैक बेल्ट होना चाहिए, ब्रूस ली होना चाहिए आपको। लकड़ी छोड़ो, पानी के अंदर इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई, डेंसिटी ज्यादा हो गई तो मैटर ज्यादा है, मटेरियल ज्यादा है, उसको हटाने में टाइम लगेगा, राइट। ये वजह बनता है कि एयर में आप बहुत फ्रीली मूव कर सकते हो, थोड़ा सा डेंसिटी बढ़ाया तो पानी हो गया, उसमें आपकी मूवमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, और गाढ़ा लिक्विड हो गया तो और डेंसिटी कम हो जाएगा। मैंने उस लिक्विड को शहद ही बना दिया तो डेंसिटी, आप समझ जाओ कि डेंसिटी बढ़ गया तो मूवमेंट और कम हो जाएगा। और अगर मैंने उसको गुथा हुआ आटा बना दिया तो गुथे हुए आटे में आप घुसेंगे तो आप मूवमेंट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ गई। Okay, now come to the next question. Liquid generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice float on water. Find out why. And that is the very masterpiece question. ये क्वेश्चन ऐसा है कि मास्टरपीस है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देगा कि भाई हम लोग ये जानते हैं कि जिसकी लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी, लिक्विड के पास लोअर डेंसिटी होता है, सही बात है, एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड से कम डेंसिटी होता है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, लेकिन आपने ये देखा होगा कि आइस फ्लोट ऑन वाटर, आइस तो जो है वाटर में फ्लोट कर जाता है, ऐसा क्यों होता है? और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो तो नीचे चला जाता है। अगर लकड़ी जो है पानी पर तैर रहा है, इसका मतलब लकड़ी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। लोहा पानी में डूब जाता है तो लोहे की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो रहेगा नीचे और जिसकी डेंसिटी कम वो रहेगा ऊपर, सिंपल सी बात है। और डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसमें, वो आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो और अच्छे समझेंगे। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो ये बात समझ लीजिए कि एक्चुअल में जो आइस होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, क्योंकि ज्यादा होता तो नीचे चला जाता। अब आप थोड़ा सा सोचेंगे कि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े इसका मतलब सब गलत था क्या? क्योंकि लिक्विड से जो चीज सॉलिड बनता है उसके मॉलिक्यूल्स तो नजदीक नजदीक आ जाते हैं, तो डेंसिटी तो कम हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी तो बढ़ जाएगा, सॉरी डेंसिटी तो बढ़ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ पर मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा है, मास तो उतना ही है, पानी तो उतना ही रहेगा, वॉल्यूम छोटा हो गया तो ये बढ़ जाएगा। बर्फ का वॉल्यूम तो बढ़ गया पानी से, ये तो नीचे जाना चाहिए। वॉल्यूम छोटा हुआ, डेंसिटी बढ़ा, यानी बर्फ की डेंसिटी ज्यादा है तो ये नीचे जाना चाहिए, बट ये ऐसा कैसे हो जाता है? तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये असल में एक थोड़ी सी हमारी एक मिसकॉन्सेप्शन होता है बर्फ के बारे में, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। पानी जो होता है वो H2O होता है, और H2O का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है, देखिए ऐसे। हाँ, ये देखिए, ये है पानी, ये पानी के 4 मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिए। एक्चुअल में देखा जाए तो इसका जो शेप बनता है वो ट्रायंगल शेप बन जाता है, कुछ ट्रायंगल ऐसा फीलिंग भी आ रहा है। आप एक काम करिए, एक क्यूबिकल बॉक्स में कुछ ट्रायंगुलर पिरामिड लीजिए, ऐसे कुछ, ये जो इस तरह का होता है, ये ट्रायंगुलर पिरामिड, ये, और इसको किसी क्यूबिकल बॉक्स में भरेंगे। आपको क्या लग रहा है कि बीच में जगह खाली होगा या नहीं होगा? क्योंकि फिक्स नहीं हो पाएगा। हाँ, उस क्यूबिकल बॉक्स में अगर आपने ये क्यूबिकल या क्यूबॉइड ले लिया तो ये जाके बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा, और जगह बिल्कुल खाली नहीं होगा। तो पानी जो होता है इसका आप शेप अगर ऑब्जर्व करेंगे
तो ये शेप कैसा आ रहा है, ये जो शेप आ रहा है ये ट्रायंगल जैसा कुछ तो बन रहा है, ठीक है। इस वजह से इसको आप देखिए, इस वजह से जब ये जम जाता है, जब इसके रैंडम मोशन रुक जाता है हीट को निकालने के बाद, तो इनके बीच में जगह ज्यादा हो जाता है। और आपको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, यही होता है। सो यहां बेटा जगह गैप रह जाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, मास तो वही है, तो डेंसिटी क्या हो गया, डेंसिटी, ये जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो गया, डेंसिटी कम हो गया। पानी के साथ, पानी में जब ये लिक्विड के फॉर्म में तो इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर जब भाग रहे हैं तो आप देखो इसी चीज को जब आप इधर उधर ऐसे ऐसे करोगे तो कुछ स्पेस कैप्चर हो जाएगा। ये कई बार हम देखते हैं, किसी बोरी में किसी चीज को रखते हैं और हम चाहते हैं कि थोड़ा अंदर चला जाए तो हिलाते हैं, ऐसे ऐसे मोशन करते हैं, मोशन करने से क्या होगा, तो पानी मोशन में रहता है, तो वो जो वॉल्यूम लेता है वो कम लेता है, वॉल्यूम कम लेगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा। यानी मैं बोलूंगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर, देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ आइस में डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, तो 100% डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा होगा। ये डेंसिटी कम हो गया आइस का, आइस की डेंसिटी कम होगी तो कौन फ्लोट करेगा, जिसकी डेंसिटी कम वही ऊपर रहता है। सो एक्चुअल में मैं ये बोलूंगा the density of ice is less than the density of water due to the shape of H2O molecules, and when it's come to the freezing point means 0 centigrade, the random motion almost close. That is why there is a big gap between the molecules of H2O water. But when it's exists in the shape of water, जब ये पानी के शेप में होता है, there is a random motion, and when there is a random motion this gap is lesser than ice, so the volume is low, this volume is low, the water, then density is greater, and due to the greater density, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से, किसका, पानी का डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से, बर्फ की डेंसिटी कम होने की वजह से, बर्फ को देखते हैं कि पानी के ऊपर तैरते रहता है। सिंपल सी बात है। तो फिजिक्स का ये रूल है कि जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तैरेगा, यानी बर्फ अगर तैर रहा है तो बर्फ की डेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो हमने यहां तक समझ लिया। अब कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, तो इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको बुक्स पढ़िए और रिलेट करिए।